हजार दास्तान। यही वजह थी कि वो बार बार मारवी का जिक्र करता रहता था ताकि वो अपनी माँ को अच्छी तरह जान ले, और वो अपनी माँ का जिक्र सुन सुन कर इसके बारे में बहुत कुछ जान गई थी। वो किस तरह रहती थी, कैसे मुस्कुराती थी, किस तरह उठती बैठती थी, क्या खाती और क्या पहनती थी, इसके मशागिल क्या क्या थे, दिलचस्पियाँ क्या थीं। वो इतना कुछ जान गई थी कि उसे अपनी माँ आंखों के सामने चलती फिरती नजर आने लगी थी। माँ की बातें करते करते रास्ते का पता भी न चला। गुलशन आ गया। मेहरुन्निसा ने बड़ी तफसील से अपने घर के बारे में बता दिया था। वो बहुत आसानी से इसके घर पहुंच गया। कमाल राय ने गेट पर गाड़ी खड़ी करके कॉल बेल बजाई तो फौरन ही दरवाजा खुल गया। असल में मेहरुन्निसा ने ऊपर से गाड़ी रुकते देख ली थी। उसने फौरन रामेश ख्याल को गेट पर भेज दिया। रामेश ख्याल को गेट पर देखकर कमाल राय को खुशी हुई। उसने बड़ी गर्मजोशी से इससे हाथ मिलाया और बोला, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप तशरीफ लाइए। रामेश ख्याल को देखकर आरजू गाड़ी से उतरकर गेट की तरफ बढ़ी। भाई, मैं तो मेहरुन्निसा की मेहमान को छोड़ने आया हूँ, मुझे अपने दोस्त के यहाँ जाना है। कमाल राय ने कहा, नहीं अंकल, ये कैसे हो सकता है। इतने में मेहरुन्निसा भी गेट पर आ गई। अंदर तो आए, फिर चले जाइएगा। अच्छा, कमाल राय ने मेहरुन्निसा की तरफ देख कर कहा। फिर वो चारों घर में दाखिल हुए। ये एक खासा बड़ा घर था, खूबसूरत बना हुआ था। ऊपर का पोर्शन इन दोनों भाइयों के पास, बहन भाइयों के पास था। उन दोनों को बड़ी इज्जत और मुसरत के साथ ड्राइंग रूम में बिठाया गया। आरजू के पास मेहरुन्निसा बैठ गई और रामेश ख्याल कमाल राय के करीब बैठ गया। अभी रास्ते में आरजू से बात हो रही थी कि आप लोग अपने मामू के साथ रहते हैं। कमाल राय ने बात छेड़ी। जी, रामेश ख्याल ने मुख्तसरन जवाब दिया। आपके वालिद का इंतकाल कब हुआ? कमाल राय ने पूछा। 10-11 साल हो गए होंगे। और अम्मी? वो बाबा जान से पहले ही चली गई थी, रामेश ने बताया। आपके मामू क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। मैं इनके साथ हूँ, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। अच्छा भाई, मैं चलता हूँ, फिर आऊँगा, इत्मीनान से बैठूंगा, आपके मामू से भी मिलूंगा। ये कहकर कमाल राय खड़ा हो गया। अंकल, चाय आ रही है, प्लीज़ 2 मिनट और ठहर जाएं, मेहरुन्निसा ने दरख्वास्त की। अच्छा, लेकिन 2 मिनट का मतलब 2 मिनट ही होना चाहिए। कमाल राय फिर बैठ गया। आप तशरीफ रखिए, मैं देखता हूँ चाय किस मरहले में है। ये कहकर रामेश ख्याल ड्राइंग रूम से निकल गया और वो फौरन ही वापस आ गया। बोला, जी चाय तैयार है, आ रही है। 2 मिनट के बाद एक मुलाजिम लड़का चाय लेकर आ गया। ये एक पुरतकल्लुफ चाय थी। चाय पीने के बाद कमाल राय ने इजाज़त चाही। रामेश ख्याल उसे गाड़ी तक छोड़ने गया और जब वो वापस ड्राइंग रूम में आया तो वहाँ कोई न था। मेहरुन्निसा आरजू को अपने बेडरूम में ले गई थी और अब दरवाज़ा बंद था। रामेश ख्याल को अपनी बहन पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो क्या कर सकता था। वो खामोशी से अपने कमरे में चला गया और टेलीविज़न खोल कर बैठ गया। मेहरुन्निसा के कमरे में टेलीविज़न ना था। उसे टीवी देखना होता तो वो लाउंज में बैठकर देख लेती थी। इस वक्त इन्हें टेलीविज़न की ज़रूरत थी भी नहीं, लिहाजा दोनों कमरे में बंद महवे गुफ्तगू थी। चल मेरी मेहरू, अब कर बात, क्या करने वाली थी? आरजू ने इसका हाथ पकड़ते हुए कहा। बात यह है आरजू, देख, तू मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है, मैं तुझे किसी कीमत पे छोड़ना नहीं चाहती। मेहरू ने बात शुरू की। अगर तुझे मेरी बात बुरी महसूस हो तो फौरन ही कह देना, मैं तेरी बात का ज़रा भी बुरा नहीं मानूंगी। अच्छा भाई, बात तो कर। आरजू की समझ में कुछ न आया। बात यह है कि मेरा भाई तुझसे शादी करना चाहता है। जब से उसने तुझे देखा है तेरा दीवाना हो गया है मेरा भाई। मेहरुन्निसा ने अपनी बात वाज़ेह तौर पर कह दी। ये सुनकर आरजू का हंसी के मारे बुरा हाल हो गया। मेहरू की समझ में न आया ये किस किस्म का रद्द अमल है। वो खिसियानी होकर उसे देखने लगी। जब आरजू की हंसी रुकने में न आई तो वो परेशान होकर बोली, आखिर तुझे क्या हुआ है, क्यों पागलों की तरह हंसे जा रही है? कुछ नहीं, ये कहकर वो फिर हंसने लगी। चल तू अच्छी तरह हंस ले, जब तक मैं नीचे होकर आती हूँ, मेहरुन्निसा उठते हुए बोली। तब आरजू हंस रुक गई। उसका हाथ पकड़कर बिठाते हुए बोली, ये तो तूने मेरे दिल की बात कह दी, मैं भी यही चाहती हूँ। तू मेरे भाई रामेश ख्याल से शादी करना चाहती है? मेहरुन्निसा इसका गैर मुतवक्का जवाब सुनकर
बेयकीनी की कैफियत में मुब्तला हो गई, लिहाजा उसने तस्दीक चाही। आरजू ने बड़ी ही प्यार से इस्बात में गर्दन हिलाई और ज़बान से कुछ न बोली। ओह मेरी आरजू, मेहरुन्निसा ने दीवानों की तरह खुश होकर उसे गले से लगा लिया। ओए तेरी नहीं, आरजू ने उसके बाजू पर चुटकी भरी, किसी और की आरजू। अच्छा अच्छा चल रामेश भाई की आरजू सही, मेहरुन्निसा ने मुसरत भरे लहजे में बोला। तेरा जवाब सुनकर मेरे सीने से एक बहुत बड़ा बोझ हट गया। मैं अपने भाई की छोटी बहन जरूर हूँ, लेकिन जो कुछ हूँ मैं ही हूँ। जो मोहब्बत भाई के लिए मेरे दिल में हो सकती है वो किसी और के दिल में नहीं हो सकती। मैं उनके लिए बहुत ही परेशान थी। अगरचा तूने टेलीफोन पर भाई के बारे में काफ़ी बेतकल्लुफाना गुफ्तगू की थी, लेकिन मैं इसे तेरा मजाक समझी। मुझे नहीं मालूम था कि तू भी भाई के मामले में संजीदा हो गई है। खैर जो हुआ अच्छा ही हुआ। तेरे जवाब ने मेरे दिल में बर्फ से भर दी है, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। वो क्या? आरजू ने संजीदगी से पूछा। एक ही मुलाकात से तुम दोनों एक दूसरे पर मर मिटे। न तुम भाई के बारे में कुछ जानती हो, न भाई तुम्हारे बारे में कुछ जानते हैं। इसके बावजूद दोनों ने एक दूसरे को मुंतखब कर लिया। मेरी मेहरू, बाद औकात जानने के लिए एक लम्हा काफ़ी होता है, और बाद दफ़ा यूँ भी होता है सदियाँ गुजर जाती हैं साथ रहते हुए, फिर भी लोग एक दूसरे को नहीं जान पाते। आरजू ने मुस्कुरा कर कहा, हाय हाय, ये मोहब्बत भी क्या चीज़ है, बंदे को क्या से क्या बना देती है। इधर मेरा भाई भी इसी तरह की बातें करने लगा है, और इधर तुम भी, यही हाल है तुम्हारा। वाह क्या फलसफा बोल रही हो। अरे हम क्या जाने मोहब्बत क्या है। मोहब्बत का मफहूम तो कोई बाबा से पूछे, जिन्होंने मम्मी की खातिर अपनी भरी जवानी उनकी याद में बिता दी। मेहरू, मेरा बाबा एक आइडियल शख्स है। आरजू एक बात बता, क्या तू अपनी उम्र से बड़ी बड़ी बातें नहीं करती? मेहरू ने सवाल किया। हाँ शायद मेहरू, आरजू ने इकरार करते हुए कहा। हो सकता है इसकी वजह यह हो कि मैं कोई मामूली लड़की नहीं हूँ, ना मैं तकब्बुर की बात कर रही हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं कोई आम सी लड़की नहीं हूँ। मैं बहुत हसास हूँ, ज़हीन हूँ, मेरा मुशाहिदा बहुत तेज़ है। मेरा बचपन एक गैर मामूली माहौल में गुजरा है। बचपन से जवानी का सफ़र भी कोई आम सा सफ़र नहीं है। आज भी गैर मामूली हालात से ही दो चार हूँ, और सच्ची बात यह है कि सभी मुझे मेरी बड़ी बड़ी बातों पर टोकते रहते हैं। मेरी दादी अम्मा कहा करती हैं, मेरी दादी जान मुझे अपनी दादी अम्मा कहकर पुकारती हैं। मेरे बाबा ने कई मर्तबा मुझे टोका है। मेरी कोई बात सुनकर उन्होंने कहा कि हमारी आरज़ू कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं हो गई। अब मसला ये है कि मैं क्या करूं? मेरा शऊर पुख्ता हो चुका है। मैं अब बच्चों जैसी बातें तो नहीं कर सकती ना, तुझे बच्चा बनने की क्या ज़रूरत है? तू दादी अम्मा बन, भला तुझे कोई रोक सकता है? मेहरू ने इसके एक हल्का सा थप्पड़ लगाया। ओए हद अदब देखती नहीं, अब मामलात किस नहज पे पहुंच गए हैं? किस नहज पर पहुंच गए हैं मामलात? पर इतना याद रख, मैं तुझसे उम्र में बड़ी हूँ। मेहरू ने अपना रोब जमाया। लो भाई, ये क्या बात हुई? कल कोई भैंस मेरा रास्ता रोक कर खड़ी हो जाए और कहे, आरज़ू बीबी मैं तुमसे बहुत बड़ी हूँ, मेरा अदब करो, तो तेरा क्या ख्याल है, मैं इसके रोब में आ जाऊँगी? आरज़ू ने संजीदा फिजा को एकदम शगुफ्ता कर दिया। आरज़ू तेरा जवाब नहीं, अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। मेहरू ने जज्बाती अंदाज में कहा। वाह दादी अम्मा, इतनी जल्दी हमारा असर हो ही गया? हाँ और क्या, मेहरुन्निसा ने इसका हाथ पकड़कर उठाते हुए कहा। क्या इरादा है? उसने पूछा। आओ नीचे चलें, तुम्हें अपनी मुमानी और उनके बच्चों से मिलाऊं। हाँ चलो। आरज़ू फौरन खड़ी हुई। रामेश ख्याल अपने कमरे में बैठा टीवी देख रहा था। इसके दरवाजे के नज़दीक कदमों की आवाज़ गूंजी तो उसने दरवाजे की तरफ देखा। वो दोनों इसके सामने से गुजरी। आरज़ू ने एक लम्हे के लिए गर्दन घुमाई। रामेश इधर ही देख रहा था। उसने फौरन अपनी गर्दन सीधी कर ली। मेहरू, जब वो दोनों दरवाजे क्रॉस करके आगे गई तो पीछे से आवाज़ आई। जी भाई। मेहरू ने पलटकर उसके कमरे में झांका। कहाँ जा रही हो? रामेश ने पूछा। भाई नीचे जा रही हूँ मुमानी से मिलवाने। अरे इन्हें पहले हमारा कमरा तो दिखाओ। रामेश ख्याल ने इतने ज़ोर से कहा कि आरज़ू तक उसकी आवाज़ पहुँच गई। मैं लड़कों के कमरे में नहीं जाती, मुझे एलर्जी हो जाती है।
आरजू ने हंसकर कहा, सुन लिया भाई? मेहरुन्निसा शोखे से बोली। नहीं, मैंने नहीं सुना, क्या कह रही हैं? रामेश ख्याल फौरन अपने कमरे के दरवाजे पर आ गया। चल आरजू, अब बोल। मेहरुन्निसा ने इसकी तरफ देख कर कहा, मैंने तो कुछ नहीं कहा। वो साफ मुकर गई। तो फिर आइए ना, कुछ देर हमारे कमरे में बैठिए। रामेश ख्याल बराह रास्त मुखातिब हुआ। इससे पहले कि आरजू कोई जवाब देती वो झट से बोली, चल आरजू आ जा, भाई का कमरा देख लें। नाक पर हाथ रखकर जाना पड़ेगा, आरजू ने बहुत आहिस्ता से मेहरुन्निसा के कान में कहा। इसकी ये बात सुनकर मेहरुन्निसा को बेइख्तियार हंसी आ गई। क्या हुआ? रामेश ख्याल परेशान होकर अपनी बहन को देखने लगा। कुछ नहीं भाई, मेहरुन्निसा ने सूखा सा मुंह बनाकर कहा। फिर आरजू से मुखातिब हुई, आओ आरजू। आरजू कमरे में दाखिल हुई तो उसे खुशगवार हैरत हुई। रामेश ख्याल का कमरा बड़ी खूबसूरती से सजा हुआ था। हर चीज़ बड़े सलीके से रखी थी। हर शोपीस इसकी आला ज़ौक़ की नुमाइंदगी कर रहा था। रामेश ख्याल की तरह इसका कमरा भी खूबसूरत था। एक तरफ पूरी दीवार में शेल्फ बना हुआ था और उसमें बेशुमार किताबें बड़े करीने से लगी हुई थीं। आरजू को किताबें पढ़ने का बड़ा शौक था। किताबों का शेल्फ उसे अपनी जानिब मुतवज्जा कर रहा था। आपको भी शगफ है किताबों से? रामेश ख्याल ने इसके बराबर आकर खड़ा होते हुए कहा। क्या पढ़ती हैं? मैं खाने पकाने की तरकीबें पढ़ती हूँ। आरजू ने ये बात इस कदर संजीदगी से कही कि रामेश ख्याल इसका मुंह देखता रह गया और मेहरुन्निसा को अपनी हंसी रोकना मुश्किल हो गया। मेहरुन्निसा ने इसके करीब होकर जोर से बाजू में चुटकी ली और बोली, शरारती बाज आजा। ये सुनकर रामेश ख्याल को हौसला हुआ। अब इसकी समझ में आया कि वो मजाक कर रही है, वरना वो इसका जवाब सुनकर परेशान हो गया था। फिर रामेश ने शेल्फ से एक बुक निकाली और उसकी तरफ बढ़ाई। वो किताब पकड़कर देखने लगी। वो रोमानवी अफसानों का मजमुआ था। नाम था तुम मेरी हो। किताब का नाम पढ़कर आरजू ने तिरछी नज़रों से रामेश ख्याल को देखा। बगैर कुछ कहे किताब इसके हाथ में थमाई और फिर मेहरुन्निसा का हाथ पकड़कर कमरे से निकल आई। आओ मेहरू, नीचे चलें। एक मरहला बखैर खूबी गुजर गया। वो दोनों ही राजी थे। आरजू और रामेश दोनों ही एक दूसरे के लिए बेकरार थे। शादी करना चाहते थे, लेकिन ये सब कुछ इतना आसान न था। रामेश ख्याल अपने ताया की लड़की शकीला से मंसूब था। मंगनी तो हो चुकी थी और इस मंगनी का टूटना आसान न था। फिर अभी आरजू ही तैयार हुई थी। अभी कमाल राय के राजी होने का मसला भी था। मेहरुन्निसा के समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। मुमानी एक हमदर्द किस्म की खातून थी। उन्होंने अपने शौहर के भांजे और भांजी को बड़े मान से रखा हुआ था। मामू के बच्चे भी इनसे बहुत मोहब्बत करते थे। मेहरुन्निसा ने सोचा पहले इस मसले पर मुमानी से बात करें। मुमानी से जब मेहरुन्निसा ने बात की तो समीना मुमानी एकदम चौंक उठी। मेहरू, ये तू क्या कह रही है? भाई आरजू से शादी करना चाहते हैं, ये कह रही हूँ मैं। मेहरुन्निसा ने अपनी बात दोहराई। ये नामुमकिन है। तुम्हारे ताया के कानों में ज़रा सी भी भनक पड़ गई कि रामेश इस रिश्ते से इनकारी है और वो कहीं और शादी करना चाहता है तो वो एक हंगामा खड़ा कर देंगे। जानती हूँ मामी, इसीलिए आपसे मशवरा कर रही हूँ। रामेश को आरजू का ख्याल छोड़ना होगा, मुमानी ने कहा। यह नामुमकिन है। इस मशवरे पे अमल मुश्किल था। ये नामुमकिन है तो फिर अपने मामू से बात करो। मुमानी समीना ने अपनी जान बचाने के लिए गेंद मामू के कोर्ट में उछाल दी। मुमानी, मैं मामू से बात नहीं कर सकती, आप बात करके देखें। मेहरुन्निसा ने गेंद दोबारा दरमियान में ले आई। अच्छा, मैं कोशिश करूंगी बात करने की, मुमानी समीना ने तसल्ली दी। मुमानी समीना ने रात को जब ये बात छेड़ी तो उनका रद्द अमल भी शदीद था। ये क्या बकवास है? मैं भाई राजा वक़ार को क्या जवाब दूंगा? कहीं इससे हम मंगनियाँ टूटती हैं भला? समीना, तुम जानती नहीं हो, क़यामत आ जाएगी। मैं तो जानती हूँ, अपने भांजे को समझाओ। मुमानी समीना बोली। रामेश इनके साथ ही दफ्तर में होता था। वो इस कंस्ट्रक्शन कंपनी में मामू का पार्टनर था। उन्होंने सुबह ही सुबह उसे अपने कमरे में बुलवा भेजा। रामेश को इस बात का ख्याल भी नहीं था कि इसके मामू रशीद इससे क्या बात करने वाले हैं। उसने समझा
کہ کسی کام کے سلسلے میں بلایا ہوگا۔ رمیش خیال کے بیٹھتے ہی ماموں رشید بولے، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ ماموں جان کیا سن رہے ہیں؟ رمیش خیال نے حیران ہو کر پوچھا۔ ماموں رشید نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ انہوں نے ایک نئی بات شروع کر دی، میں کل کنگن پور جا رہا ہوں، بھائی راجہ وقاص سے تمہاری شادی کی تاریخ طے کرنی ہے۔ ماموں جان میں یہ شادی نہیں کروں گا، رمیش خیال نے پرزور لہجے میں کہا، اور ماموں جان ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں، مجھے کسی بھیانک انجام سے ڈرانے کی کوشش مت کیجیے۔ میں نے جو ارادہ دل میں باندھ لیا ہے اسے ہر قیمت پر پورا کر کے رہوں گا۔ آرزو کا باپ راضی ہے اس شادی پر؟ ماموں رشید نے پینترا بدلا، مجھے نہیں معلوم، لیکن مجھے یہ معلوم ہے لڑکی راضی ہے۔ رمیش خیال نے کہا، تو بس پھر کیا ہے، میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ ماموں نے اسے تیکھے لہجے میں کہا۔ ماموں جان مسئلہ یہ ہے کہ رشتہ کوئی گھر کا بڑا ہی ڈالتا ہے۔ ٹھیک ہے رشتہ میں ڈال دوں گا، لیکن لڑکی کے باپ کو یہ ضرور بتاؤں گا کہ تمہاری منگنی پہلے بھی ہو چکی ہے۔ پھر تو وہ فوراً انکار کر دیں گے، رمیش نے کہا۔ تو تم کیا چاہتے ہو، میں اس بات کو چھپا کر رکھوں، لڑکی والوں کو دھوکہ دوں؟ ماموں جان آپ جانتے ہیں نہ میری ماں ہے اور نہ ہی باپ، آپ ہی میری ماں ہیں اور آپ ہی میرے باپ، میں آپ کی اکلوتی بہن کی نشانی ہوں۔ اگر آپ بھی میری حمایت نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ ماموں جان کہیے، زیادہ فلمی ڈائلاگ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے؟ ماموں رشید نے تیور بدل کر کہا۔ اچھا ماموں جان پھر میں خود ہی کچھ کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ گیا اور ان کے جواب کا انتظار کیے بغیر دروازے کی طرف بڑھا۔ رمیش اچانک انہوں نے آواز دی، جی ماموں جان۔ وہ رک گیا۔ آرزو کے بابا سے کل شام کا کوئی وقت لے لو، ان سے ملنے چلیں گے، انہوں نے بدستور سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ہیں ماموں جان کیا فرمایا آپ نے؟ رمیش خیال کو بالکل توقع نہ تھی کہ ماموں جان ایسی بات کہیں گے۔ کل ہم لڑکی کے گھر چلیں گے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، ماموں جان نے سیدھے اور صاف الفاظ میں کہا۔ ماموں جان زندہ باد۔ رمیش خیال پھول کی طرح کھل اٹھا۔ اب معلوم ہوا کہ میرا بھی کوئی اپنا ہے۔ بیٹا ویسے تم نے بڑے پرخطر راستے کا انتخاب کیا ہے، اللہ مالک ہے، ماموں رشید نے کہا۔ دیکھو کیا ہوتا ہے ماموں جان، مجھے کچھ حاصل کرنے کے لیے خطرہ تو مول ہی لینا پڑے گا۔ رمیش خیال پرعزم انداز میں بولا، ماموں جان آج شام کا وقت لے لوں؟ ہاں لے لو، ماموں رشید نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹائم لینا کوئی مسئلہ نہ تھا۔ رمیش خیال نے دفتر ہی سے فون کیا۔ اتفاق سے کمال رائے نے خود فون اٹھایا۔ رمیش خیال نے اسے بتایا وہ اپنے ماموں کو لے کر ملاقات کے لیے آنا چاہتا ہے۔ کمال رائے کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اس نے شام کی ملاقات پر فوراً ہی اوکے کر دیا۔ فون رکھنے کے بعد اس نے آرزو کو بلایا۔ وہ ابھی کالج سے آئی تھی، ابھی ڈریس بھی تبدیل نہیں کیا تھا۔ باپ کی طلبی پر فوراً ہی اس کے کمرے میں آ گئی۔ جی بابا فرمائیے۔ بھائی وہ رمیش اپنے ماموں کو لے کر آ رہا ہے آج شام، کمال رائے نے اسے مطلع کیا۔ اچھا بابا، آرزو نے اپنے اندر ہی اندر خوش ہوتے ہوئے کہا۔ کوئی خاص معاملہ ہے؟ اب وہ آئیں گے تو پتہ چلے گا، ابھی میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ کمال رائے نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ رمیش خیال کے اپنے ماموں کے ساتھ آنے کی خبر نے اسے لاشعوری طور پر خوشی میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس نے اپنے کمرے میں جا کر فوراً مہرالنساء کو فون کیا۔ ارے یہ کیا چکر ہے؟ کیوں کیا ہوا؟ مہرو کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ تمہارے بھائی صاحب اپنے ماموں کو لے کر آ رہے ہیں، بابا سے فون پر شام کا ٹائم لیا ہے۔ آخر معاملہ کیا ہے کچھ تو بتا، آرزو نے کہا۔ آرزو اس کا مطلب ہے دفتر میں کوئی بات ہوئی ہے، مجھے تو کچھ معلوم نہیں، میں بھائی کو فون کر کے پتہ کرتی ہوں۔ ویسے اتنا اندازہ تو مجھے ہے کہ وہ اگر آ رہے ہیں تو کیوں آ رہے ہوں گے۔ ہاں کیوں؟ آرزو نے ٹہلتے ہوئے کہا۔ تجھے مانگنے کے لیے، مہرو نے صاف لہجے میں کہا۔ ہائے میں مر جاؤں، یہ کہہ کر اس نے فوراً سلسلہ منقطع کر دیا۔ اس شام بڑا غضب ہوا۔ ماموں رشید نے بغیر تمہید جو بات کہی اس نے کمال رائے کی روح میں سناٹا اتار دیا۔ رمیش خیال کو اس نے اپنے طور پر پسند کر لیا تھا۔ وہ رمیش کے گھر گیا بھی اسی لیے تھا کہ ذرا گھر بار دیکھ لے۔ اس دن اس کے ماموں سے ملاقات نہ ہو سکی تھی، وہ کہیں اور گئے ہوئے تھے۔ کمال رائے سوچ ہی رہا تھا
کہ اس मामले को किस तरह आगे बढ़ाए। वो जल्द अज जल्द आरजू को किसी से मंसूब कर देना चाहता था ताकि इसकी माँ और सारे मामू ठंडे होकर बैठ जाएं। शादी वो अभी नहीं करना चाहता था। इसका ख्याल था आरजू BA कर ले तो फिर इसकी शादी कर देगा। इसकी ख्वाहिश के मुताबिक बात खुद ब खुद आगे बढ़ गई थी। रामेश अपने मामू को लेकर आ गया था और मामू ने रस्मी अलग सलैक के बाद रामेश ख्याल के माँ बाप का पस मंज़र बताने के लिए अपनी बात का आगाज़ किया। कमाल राय साहब, मैं यहाँ एक ख़ास मकसद से आया हूँ। पहले मैं चाहूँगा कि रामेश ख्याल के वालिदैन के पस मंज़र से आपको आगाह कर दूँ, इसकी फैमिली बैकग्राउंड बताऊँ, इसके बाद अपने मकसद पर आऊँ और आपसे इस्तदा करूँ। मामू रशीद ने गुफ्तगू का आगाज़ किया। रामेश ख्याल के वालिद और मेरे बहनोई के दादा एक मशहूर शख्सियत थे। इनका नाम राजा सलीम था। वो कंगनपुर के बहुत बड़े जमींदार थे। रामेश की वालदा यानी मेरी बहन अर्जुमन को अगवा करके कत्ल किया गया था। इसके कुछ अरसे के बाद राजा नसीम को अगवा करके कत्ल किया गया। असल में रामेश के दादा राजा सलीम की रोशन गोट के रोशन राय से सख्त दुश्मनी थी। इसके वालिदैन का कत्ल रोशन राय ने ही करवाया। इसके बाद मामू रशीद ने जाने और क्या क्या कहा, लेकिन इन चंद जुमलों ने कमाल राय की रूह में सन्नाटा उतार दिया। उसे यूं लगा जैसे इसका जहन माऊफ हो गया है, समात खत्म हो गई। वो मामू रशीद के होंठ तो हिलते हुए देख रहा था, लेकिन उसे सुनाई कुछ नहीं दे रहा था। दिल पर आरी सी चल रही थी। जिन अज़ाबों से बचकर वो कराची आया था, वही अज़ाब इसकी बेटी के सामने आकर खड़े हो गए थे। इसका मतलब है रामेश राजा सलीम का पोता है। इस राजा सलीम का जिसने उसकी मारवी को कत्ल करवा दिया था और फिर वो उसकी जान के दर पर हो गया था। वो तो अल्लाह ने इसकी ज़िंदगी बचाई थी कि राजा सलीम अपने बंदे के हाथों गलती से मारा गया था, वरना आज कमाल राय का वजूद ना होता। इसकी मारवी के कातिल राजा सलीम का पोता आज उसके सामने सवाली बना बैठा था। हाय, क्या क़यामत की शाम थी। कमाल राय के हवास एकदम मुंतशिर हो गए, लेकिन ये वक्त खुद को संभालने का था। वो अपने हवास मुज्तमा करने की कोशिश करने लगा। मामू रशीद सारा पस मंज़र बयान करने के बाद अब अर्ज़ मुद्दा पर आ चुके थे। वो कह रहे थे, कमाल साहब, मैं चाहता हूँ आप रामेश को अपना बेटा बना लें, उसके सर पर हाथ रख दें। जी। कमाल राय ने ठंडी सांस ली। मुझे कुछ वक्त दें, मैं आपको सोच कर जवाब दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप आराम से गौर करें, लेकिन ये गौर रामेश के हक में हो तो बहुत ही अच्छा होगा। ये कहकर मामू रशीद उठ गए। कमाल राय ने कोई जवाब न दिया। उसने बड़ी खामोशी से उन्हें रुखसत कर दिया। जब मामू रशीद और रामेश ख्याल गुलशन पहुंचे और अपने घर की सड़क की जानिब मुड़े तो उन्हें दूर ही से घर के गेट पर एक पिजेरो दिखाई दी। अरे मारे गए। रामेश ख्याल एकदम बौखला उठा। क्या हुआ? मामू रशीद अपने किसी ख्याल में थे। उनकी नज़र अभी पजीरों पर नहीं पड़ी थी। वो ताया। रामेश ख्याल ने परेशान होकर मामू रशीद को देखा। तब मामू रशीद ने सामने निगाह की तो उन्हें अपने घर के गेट पर पजीरों खड़ी दिखाई दी। रामेश, ये तो सर मुंडवाते ही ओले पड़ते दिखाई दे रहे हैं। वो बोले, ये अचानक किस तरह आ गए? ये तो इतला करके आते हैं। रामेश ने गाड़ी रोकी। यार, ये मन मौजी आदमी हैं, इन्हें अपने होने वाले दामाद की याद आ गई हो, ऐसा भी तो हो सकता है। मामू रशीद ने गाड़ी से उतरते हुए पुरख्याल अंदाज में कहा। मामू, कुछ खुदा का खौफ करें। रामेश ख्याल घबरा कर बोला, मैं तो खुदा का खौफ कर लूँगा, मगर राजा वक़्क़ार से तुम खौफ खुदा की तवक्को मत रखना। ये इस वक्त आए क्यों हैं? रामेश ख्याल ने गाड़ी एक तरफ लगा कर लॉक की। इन्हें पता चल गया होगा कि आज हम इनकी बेटी का मुस्तकबिल तारीक करने की कोशिश में हैं। मामू, इन्हें इस बात की भनक भी न पड़े। रामेश ख्याल ने कॉल बेल दबाते हुए कहा। कोशिश करूँगा, वैसे तुम जानते हो मैं खासा जज्बाती आदमी हूँ। मामू हंस पड़े। गेट में दाखिल होकर रामेश ख्याल ने ऊपर का रुख किया। उसने सोचा कि ताया के सामने फौरन जाने से एहतजाज करना चाहिए, लेकिन मामू रशीद तो ऐसा नहीं कर सकते थे। राजा वक़्क़ार आखिर उनके मेहमान थे। मामू एहतियाती तदबीर पर गौर करते हुए ड्राइंग रूम के खुले दरवाजे के सामने पहुंच गए। ड्राइंग रूम के दरवाजे पर उन्हें
2 मुसल्लह बंदे दिखाई दिए। ये राजा वक़ार के गार्ड थे। उन्होंने मामू रशीद को देखा तो मुअद्दबाना अंदाज में सलाम किया। मामू रशीद उन्हें सलाम का जवाब देते हुए ड्राइंग रूम में दाखिल हुए तो उन्हें अपनी बीवी और महरून-निसा महवे गुफ्तगू दिखाई दी। उनके सामने ही राजा वक़ार बैठा था और किसी बात पर अपना बेहंगम मुंह खोले जोर से हंस रहा था। मामू रशीद को देखते ही उसने अपना कहका रोका और इनसे मुसाफहा करने के लिए खड़ा हो गया। कैसे हो रशीद? राजा वक़ार ने हंसकर खुशी से उनसे हाथ मिलाते हुए पूछा। ठीक हूँ भाई, आप कब आए? अभी कोई आधा घंटा हुआ। तुम कहीं सैर वगैरह को निकले थे क्या? ओह नहीं भाई, मैं ज़रा बिजनेस के सिलसिले में एक बंदे से मिलने गया था, मामू रशीद ने उसे बताया। मामू रशीद के ड्राइंग रूम में दाखिल होते ही समीना और महरू उठकर जाने लगी तो राजा वक़ार समीना की तरफ मुतवज्जा हो गया और बोला, अरे समीना, तुम कहाँ जा रही हो? भाई आप बैठें, इनसे बातें करें, मैं ज़रा आपके खाने का बंदोबस्त करूं। वो बोली, अरे नहीं समीना, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे फ़ौरन वापस जाना है। ये कैसे हो सकता है भाई कि आप अभी आए हैं और अभी ही चले जाएं? भाई मैं तो सुबह का आया हूँ, एक मुकदमे के सिलसिले में वकील से मशवरा करना था, फिर 1-2 काम और भी निपटाने थे। उन्हें निपटा कर सोचा तुम लोगों से मिलता चलूं। शकीला की माँ ने भी तायद की थी कि मिले बगैर ना आऊं। सोच चला आया। रात तक कंगनपुर पहुंचना ज़रूरी है, कुछ लोगों को शिकार पर बुलाया है। अच्छा ये तो बताओ, रामेश राजा कहाँ है? भाई उसे कुछ बिजनेस की समझ नहीं, या उसे वापस कंगनपुर ले जाऊं? शकीला की माँ तो इसके शहर में रहने के हक में भी नहीं है। वो चाहती है कंगनपुर आ जाए और अपनी जिम्मेदारी संभाले, पर मैं जोर ज़बरदस्ती नहीं चाहता। अगर शहर में रहकर वो 2-4 पैसे कमाने के लायक हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है। वैसे वो है कहाँ? सुना था तुम्हारे साथ ही गया था। जी भाई जी, मेरे साथ ही गया था, ऊपर कपड़े बदलने गया है, आता होगा, उन्होंने बहाना तराशा। ओह अच्छा, भाई शहर वालों को कपड़े बदलने से ही फुर्सत नहीं होती, घर के कपड़े और बाहर जाने के और। भाई हम तो जैसे बैठे होते हैं वैसे ही चल देते हैं। राजा वक़ार ने हंसते हुए कहा, अब तुमने भी कपड़े बदलने होंगे? हाँ भाई जी, बदलने तो हैं, पैंट में आदमी इजी नहीं रहता। अस्सलामु अलैकुम ताया अबू। रामेश ख्याल ने आते ही जोरदार सलाम किया और फिर सर झुकाकर उनके आगे खड़ा हो गया। राजा वक़ार ने बैठे बैठे इसके सर पर हाथ फेरा और खुश होकर बोला, जीते रहो, खुश रहो, आबाद रहो। ताया जी, हवेली में तो सब खैर है? हाँ बेटा, सब खैर है, पर तेरी ताई ने तुझे बड़ा याद करती है, उसी ने मुझे इधर भेजा है। राजा वक़ार ने उसे बड़ी मोहब्बत से देखते हुए कहा, बेटा ज़रा जल्दी जल्दी हवेली का चक्कर लगा लिया कर। अच्छा ताया अबू, मैं मौका मिलते ही आऊँगा। राजा वक़ार ने फ़ौरन ही वापस जाना चाहता था, लेकिन समीना ने उसे बगैर खाना खाए जाने न दिया। जब वो खाना खाकर जाने के लिए तैयार हुआ तो उसने मामू रशीद से अलहदगी में बात की। भाई बात यह है, शकीला की माँ शकीला की जल्द रुखसती चाहती है। अभी तक तो रामेश पढ़ रहा था, इसलिए मैंने खामोशी इख्तियार कर रखी थी, लेकिन अब वो पढ़ लिख कर बिजनेस में आ गया है। अब शादी में भला क्या रुकावट है? मैं तुम्हें इसके सरपरस्त समझता हूँ। मेरा भाई जिंदा होता तो ये बात उससे करता, मगर अब तो तुम्हें ही से करना पड़ेगी। तुम ज़रा रामेश से बात करके बताओ वो कब शादी का इरादा रखता है। मैं आखिर और कब तक अपनी बेटी को बिठा कर रखूं? राजा वक़ार आखिरी जुमला कहते कहते खासा संजीदा हो गया। मामू रशीद राजा वक़ार की गंभीरता देखकर अंदर ही अंदर परेशान होने लगा। अगर दरमियान में रामेश की पसंद का मामला ना होता तो वो खड़े खड़े शादी की तारीख भी दे देता, लेकिन ये तो सर मुंडवाते ही ओले पड़ने वाली बात थी। वो आज ही शाम को रामेश का रिश्ता लेकर गए थे और आज ही राजा वक़ार इसकी शादी की बात ले बैठा और जल्द अज जल्द रुखसती चाहता था। अच्छा भाई, मैं इससे बात करता हूँ। मामू रशीद ने पहले तो तसल्ली दी, फिर बोले, वैसे वो अपना कारोबार करने के चक्कर में है। उसका ख्याल ये है कंगनपुर की ज़मीन बेचकर बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन का काम करे। वो किसी बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम करना चाहता है। अरे नहीं रशीद, उसे मना करना, ज़मीनें हरगिज़ नहीं बेचे। थोड़ा बहुत सरमाया चाहिए तो वो मैं दे दूंगा। उससे कहो यहाँ छोटा मोटा कारोबार ही रखे। आखिर लौट कर उसने ज़मीनों में ही जाना है। यहाँ शहर में क्या रखा है?
یہاں تو ہر طرف دھواں ہی دھواں ہے، میرا تو یہاں آ کر دم گھٹنے لگتا ہے، راجہ وقار نے برا سا منہ بنا کر کہا اور پھر ڈرائنگ روم سے نکل کر باہر آ گیا۔ ماموں رشید اور رامیش خیال اسے گیٹ تک چھوڑنے گئے۔ جاتے جاتے راجہ وقار نے ماموں رشید کو تاکید کی، رشید مجھے بات کر کے جلدی بتانا۔ اچھا، پھر میں 2-3 دن میں فون کروں گا۔ ٹھیک ہے بھائی جی۔ بھائی، ماموں رشید نے بڑی ہی سعادت مندی سے کہا۔ جب پجیرو گلی کا موڑ مڑ کر رخصت ہو گئی تو رامیش خیال پریشان ہو کر ماموں سے مخاطب ہوا۔ کس سے کیا بات کرنی ہے ماموں؟ رامیش صاحب، آپ سے شادی کی بات کرنی ہے۔ آپ کے تایا ابو شادی کی تاریخ مانگ رہے ہیں، اب وہ آپ کو کوئی مہلت دینے کے لیے تیار نہیں۔ ماموں رشید نے اسے چھیڑا۔ ماموں ڈرائے نہیں، وہ خوفزدہ ہو گیا۔ تم اپنے تایا ابو کی ڈراؤنی صورت دیکھ کر نہیں ڈرتے تو اب کس چیز سے ڈرو گے؟ وہ ہنسا۔ ماموں صحیح بتائیں نا، آخر بات کیا ہے؟ وہ الجھ گیا۔ بات یہی ہے جو ابھی میں نے بتائی، وہ اپنی بیٹی شکیلہ کی رخصتی چاہتے ہیں تو کر دیں۔ اپنی بیٹی کو رخصت میں نے روکا ہے کیا؟ ٹھیک ہے، پھر میں کل انہیں فون پہ مطلع کیے دیتا ہوں کہ رامیش راضی ہے، بولے ہم کب بارات لائیں؟ ماموں میں خودکشی کر لوں گا۔ بیٹا، خودکشی بزدل لوگ کرتے ہیں، میرا خیال ہے میرا بھانجا بزدل ہرگز نہیں ہے۔ پھر ماموں میں اس رشتے سے انکار کر دوں؟ ابھی تھوڑا انتظار کرو، وہ آرزو کا رشتہ تو اوکے ہو جائے۔ ماموں وہ رشتہ منظور ہو یا نہ منظور، لیکن میں شکیلہ سے شادی ہرگز نہیں کرنا چاہتا۔ اچھا، ساری بات گیٹ پر کھڑے ہو کر ہی طے کر لیں یا اندر چلیں؟ سوچتے ہیں کیا کرنا ہے، ماموں نے گیٹ کے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ سوچ میں تو اب کمال رائے پڑ گیا تھا۔ رامیش خیال اسے پسند آ گیا تھا، اس رشتے کو وہ آنکھ بند کر کے منظور کرنے کے موڈ میں تھا، لیکن وہاں تو بات ہی کچھ اور ہو گئی تھی۔ رامیش خیال اس شخص کا پوتا تھا جس نے اس کی ماروی کو زندگی سے محروم کیا تھا۔ ایسے قاتل گھرانے میں وہ اپنی بیٹی کیسے بیاہ دے؟ وہ آخر کیا کرے، کس سے مشورہ کرے؟ رامیش منتقم مزاج آدمی نہ تھا، ساتھ ہی وہ یہ بھی سوچتا تھا کہ اس میں رامیش خیال کا کیا قصور ہے، اسے اپنے دادا کا جرم کا ذمہ دار کس طرح ٹھہرایا جائے؟ آخر اس کا اپنا باپ بھی تو قاتل تھا۔ اسے یاد آیا کہ رامیش کی ماں اور باپ کو روشن رائے نے ہی قتل کرایا تھا۔ ایک طرف یہ خدشہ بھی تھا کہ جب رامیش خیال کو یہ معلوم ہوگا کہ اس کے ماں باپ کو اور کمال رائے کے باپ نے قتل کروایا تھا تو اس کا کیا رد عمل ہوگا، وہ کس طرح ایک ایسی پوتی کو قبول کرے گا جس کا دادا اس کے والدین کا قاتل تھا۔ اب معاملہ یک طرفہ تو نہیں تھا، دو طرفہ تھا۔ ابھی تو اسے ہی رامیش خیال کو قبول کرنے میں ہچکچاہٹ تھی، جب یہ راز فاش ہو گیا کہ کمال رائے کا باپ کون ہے تو اس وقت کیا ہوگا؟ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس معاملے کو کس طرح سلجھائے۔ ایسے لڑکے کو وہ کسی طرح ہاتھ سے نکلنے دینے نہیں چاہتا تھا۔ اس موضوع پر سوچتے سوچتے کمال رائے کو کئی دن ہو گئے تھے، وہ ابھی کوئی فیصلہ نہیں کر پایا تھا۔ ادھر مہرو کے فون پر فون آتے جا رہے تھے، آرزو ادھر سے ریسیور اٹھاتی، ادھر سے ایک ہی سوال کیا جاتا، ارے کیا ہوا؟ کچھ نہیں۔ آرزو ایک ہی جواب دیتی، تمہارے بابا آخر کیا چاہ رہے ہیں؟ میں کیا جانوں، انہوں نے تو ابھی تک مجھ سے بھی نہیں بتایا کہ میرا کوئی رشتہ زیر غور ہے۔ جواب ملتا، تیرا کیا خیال ہے، وہ اس رشتے پر تجھ سے بات کریں گے؟ ہاں، تو نے میرے بابا کو کیا سمجھا ہے؟ وہ ذمہ دار ضرور ہیں اور ساتھ میں باپ بھی ہیں، لیکن وہ روایتی ذمہ دار ہیں، نہ ہی انا پرست باپ۔ میرے بابا میری شادی مجھ سے پوچھے بغیر نہیں کریں گے، اس کے علاوہ اگر میں اس رشتے سے انکار کر دوں تو وہ ہرگز اصرار نہیں کریں گے، ایسے ہیں میرے بابا۔ جواب ہوتا، بابا تو تیرے زبردست ہیں، لیکن ابھی تک انہوں نے تجھ سے بات کیوں نہیں کی؟ پھر دال میں کچھ کالا ہے، میں خود حیران ہوں، میرا خیال ہے کہیں گڑبڑ ضرور ہے۔ کیسی گڑبڑ؟ مہرو پوچھتی۔ اب یہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن ان کی خاموشی یہی بتا رہی ہے، اللہ رحم کرے۔ مہرو کہتی، دیکھ جیسے ہی کوئی بات ہو مجھے ضرور بتانا۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن بات کوئی سامنے نہیں آ رہی مہرو، اور مہرو کے صبح و شام فون آ رہے تھے۔ اب وہ اسے کیا خبر سناتی؟ اس کے پاس کوئی خبر ہوتی تو کچھ کہتی۔ ادھر مہرو آرزو کو فون کر رہی تھی تو ادھر راجہ وقار نے ماموں رشید کا قافیہ تنگ کیا ہوا تھا، وہ کئی روز سے فون کر رہا تھا۔ فون پر الیک سلیک کے بعد اس کا پہلا سوال یہی ہوتا، ہاں بھائی رامیش سے بات ہوئی؟
मामू रशीद कोई फैसला नहीं कर पा रहे थे। वो राजा वक़ार को किन अल्फाज में क्या कहें। वो रोज़ ही कोई बहाना तलाश कर अपनी जान बचाते, लेकिन आखिर कब तक बहाने बनाते। एक दिन तो उन्हें जवाब देना ही था। जब राजा वक़ार ने महसूस किया कि फ़ोन पर साफ जवाब नहीं मिल रहा, तो वो एक दिन खुद ही कराची आ गया। मामू रशीद और रामेश ख्याल दोनों ही राजा वक़ार के सामने सर झुकाए बैठे थे। राजा वक़ार बारी बारी दोनों को घूर रहा था। वो दोनों की खामोशी से यह तो समझ ही गया था कि मामला कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसे ये अंदाज़ा ना था कि मामला फैसला कुन हदूद में दाखिल हो चुका है। वो समझ रहा था कि रामेश का ख्याल अपना बिजनेस जमाने की खातिर 1-2 साल की मोहलत मांगने का है। वो सोच कर आया था हरगिज उसे मोहलत नहीं देगा। हाँ भाई बोलो। राजा वक़ार ने अपनी मूँछों को ताव देते हुए इस मर्तबा अपनी नज़रें रामेश ख्याल पर गाड़ दी। तब रामेश ख्याल ने अपनी झुकी हुई गर्दन उठाई, एक नज़र मामू को देखा। मामू ने उसे आंखों ही आंखों में इशारा किया, जो कहना है कह दो, देखा जाएगा। ताया अबू बात यह है कि उसने बात शुरू की, लेकिन दरबान लड़खड़ा गई। वो रुका। देख भाई रामेश, तुझे अगर मोहलत चाहिए तो मेरी बात कान खोल कर सुन ले। अब मैं कोई मोहलत देने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं अगले महीने हर कीमत पर शकीला की शादी कर देना चाहता हूँ। राजा वक़ार ने किस कदर गुस्सीले अंदाज में कहा। ताया अबू बात यह है कि मैं माजरत चाहता हूँ। देख भाई रामेश, मैं मिडिल फील्ड आदमी हूँ। ये माजरत वाजरत अपनी समझ से बाहर है। जो बात कहनी है खुल कर कहे। राजा वक़ार फैल कर बैठते हुए बोला, मैं शकीला से शादी नहीं कर सकूँगा। रामेश ख्याल ने डरते डरते कहा। क्या कहा? राजा वक़ार एकदम सीधा होकर बैठ गया। उसकी समझ में ये बात ना आई कि रामेश ख्याल इस तरह की बात भी अपने मुंह से निकाल सकता है। लिहाजा उसने तस्दीक चाहते हुए इसकी तरफ दोहराई की। तू शकीला से शादी नहीं करना चाहता, यही कहा है ना तूने? मैं माजरत चाहता हूँ। माजरत को छोड़, पहले बता, यही कहा है ना तूने कि तू शकीला से शादी नहीं करना चाहता? हाँ जी। वो देखे ताया अबू, वो माजरत खाना अंदाज में बोला। ओए भाड़ में गया तेरा ताया। राजा वक़ार एकदम गुस्से से फुनकारा। तूने ये बात क्या सोच कर कही? क्या तू इस फजूल बात का अंजाम नहीं जानता? रशीद, तूने इसे बताया नहीं? भाई जी बात यह है कि ओए अब तू भी माजरत करेगा? ये शहर वाले एक तो माजरत बहुत करते हैं। अब तू मेरी बात सुन, और ये बात दोनों कान खोल कर सुन लो। अगर तूने मेरी बेटी को छोड़ा तो फिर याद रख, तुझे जिंदगी भर कंवारा रहना पड़ेगा। अगर तू ये सोच रहा है मेरी बेटी को ठुकरा कर कहीं और शादी कर लेगा, तो ऐसा हरगिज नहीं हो सकेगा। ये कहकर राजा वक़ार उठ गया। फिर जाते जाते मामू रशीद से बोला, ये बात इसे अच्छी तरह समझा देना और तुम खुद भी समझ लेना। मैं चलता हूँ। मामू रशीद ने उसे लाख रोकना चाहा, लेकिन वो किसी कीमत पर नहीं रुका। राजा वक़ार के जाने के बाद यूँ महसूस हुआ जैसे इस घर में किसी की मौत हो गई हो।